नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट के साथ मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज विशेषकर हम बात करेंगे दोस्तों भादरा में जो नया बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसकी हम विस्तार से समीक्षा करने वाले हैं, उसके मायने आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि इस एक भाजपा में ज्वाइनिंग से कैसे क्षेत्र के जो समीकरण है वो बदल सकते हैं और बदल चुके हैं। तो कितना असर डालेगी ये नई खबर जो आज भादरा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एसपी सिंह बढ़िया की, पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह की और उनके व्यक्तित्व की सारी बातें करेंगे आज हम। और आज मुख्य रूप से दोस्तों जो समीक्षा होगी हम उसमें संजीव बेनीवाल, जयदीप रूडी और एसपी सिंह और साथ ही चौथा अगर टिकट का दावेदार माने तो हेमंत पचार युवा नेता है और क्षेत्र में अपनी सक्रियता लगातार बनाए हुए और चारों ही जाट लीडर है दोस्तों। तो विस्तार से समीक्षा करेंगे, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, क्यों किसको कैसे टिकट मिल सकती है इसके बारे में बताएंगे, किसका कितना दम कम है दोस्तों ये भी हम दिल खोल कर बताएंगे। एक एक बात जो आपके दिमाग में है वो चीज़ें भी हम बताएंगे। और उससे पहले दोस्तों मैं क्षेत्र की घटनाओं के बारे में जल्दी से आपको बता देता हूं। कल दिन दहाड़े शाम को 6 बजे भादरा में वीडीएस पेट्रोल पंप के सामने जय ऑटो गैरेज की जो नई दुकान है दोस्तों उसमें चोरी हुई और वो चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन चोर अभी पकड़े नहीं गए हैं दोस्तों। शाम को 6 बजे एक प्रकार से दिन दहाड़े इधर उधर देखता है लड़का, जो बंदा युवा बंदा जो चोरी करने के उद्देश्य से दुकान में आता है और इधर उधर देखता है, एक औजार उठाता है और जो गौशाला का गुल्लक गल्ला जो डब्बा जो रहता है उसको तोड़ता है और उसके बाद में उसमें जितने पैसे होते हैं लेता है और अपनी पॉकेट के अंदर डालता है और चला जाता है। तो चोरियों की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा नहीं है कि भादरा क्षेत्र में ये चोरियां हो रही है, भादरा आसपास की गाँव में हो रही है, नौर, भादरा, राजगढ़, तारनगर, रावतसरन, मानगढ़, टिब्बी, संगरिया कोई अछूता नहीं है दोस्तों। कानून व्यवस्था ताक पर है पूरे ज़िले में। हनुमानगढ़ जिले की अगर बात करें तो चोरी की घटनाएं कतई रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये चोरी हुई है, देखते हैं, सीसीटीवी फुटेज है, वायरल है दोस्तों। हमारे भी चैनल के ऊपर उस चोर की सीसीटीवी फुटेज हमने डाली है, आप देखिएगा, अगर पहचानते हैं तो आप भी हेल्प कीजिएगा। तो उसको लेकर पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें छानी बड़ी में एक अवैध शराब के ठेके को लेकर, अवैध शराब ठेका नहीं कहेंगे, शराब ठेके को लेकर एक विवाद था। पिछले 3 महीनों से सवाई छानी के नाम से जो ठेका था पिछले 3 महीनों से ग्रामीणों के बीच में टेंशन का विषय बना हुआ था। और दोस्तों इस समय जो राकेश कुमार है, ठेकेदार है छानी बड़ी के दोस्तों, उसके साथ बहुत से ग्रामीण भी थे। उन्होंने अथक प्रयास भी किया, पटवारी की रिपोर्ट भी करवाई, तहसीलदार की रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन राज के सत्ता के दबाव में अधिकारियों ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया और एक प्रकार से कुछ किया ही नहीं। उसके बाद में जोधपुर हाईकोर्ट की शरण लेते हैं दोस्तों लोग और वहाँ से राहत मिलती है। तो ये स्थिति है हमारे क्षेत्र की। और विधायक बलवान पूनिया की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। उन्होंने एक अपनी फेसबुक वाल से आज एक पोस्ट डाली है और उस पोस्ट में क्या लिखा है, उसके ऊपर कमेंट क्या आ रहे हैं, क्या जीरेबाजी चल रही है दोस्तों, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि क्या सोचता है, क्या विकास करता है, क्या विधानसभा में आवाज़ उठाता है, उसका नेचर कैसा है वो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला, नेतृत्व करने वाला हमारा जनप्रतिनिधि। दोस्तों फेसबुक वाल पर जो लिखा विधायक बलवान पूनिया ने, वो लिखा नहीं फाइल्स बनाओ तो 4 मई की वीडियो यूं ही मत दिखाना, माँ कसम देख नहीं पाएंगे इंडिया वाले। तो ये पोस्ट एक करारा व्यंग्य है मोदी सरकार पर। एक प्रकार से हिंदुत्व की जो बात करते हैं, राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, उन पर एक करारा व्यंग्य
और आपने देखा होगा जब कभी भी बलवान पूनिया अपना संबोधन करते हैं, क्षेत्र की मांग तो वो उठाते हैं, लेकिन 10, 20, 30% ही उनको प्रतिनिधित्व देते हैं। 60-70% तो वो पीएम नरेंद्र मोदी को प्रतिनिधित्व देते हैं, बीजेपी को गालियां निकालने में लगाते हैं। नरेंद्र मोदी पीएम की एक प्रकार से विरोध की आग में झुलसते हुए दिखाई दे रहे हैं बलवान पूनिया, और उनके ऊपर जो कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, उनके साथ जीरेबाजी भी कर रहे हैं। कई बलवान पूनिया को सीधे लिख रहे हैं कि आप अपने गिरेबान में झांके, आप राजस्थान के अपराधों की मांग क्यों नहीं उठाते हैं। इस प्रकार की भी बातें लिखी है, और ये भी लिखा है कि जो राजस्थान में जंगल राज है, जो बादरा में जंगल राज है, उसकी बात आप क्यों नहीं उठाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों लोगों को बलवान पूनिया भी ये लिखते हैं कि आप अपने गिरेबान में भी झांके। इस प्रकार की बहस किसी इतने बड़े जनप्रतिनिधि को दोस्तों शोभा नहीं देती, और इतनी एक पीएम नरेंद्र मोदी जो लगभग 50% से अधिक का आबादी का पीएम है, लोकप्रिय चेहरा है दोस्तों, उसके विरुद्ध इस प्रकार की जो भावना है वो कहीं ना कहीं एक विचारधारा निकल कर सामने आ रही है। और विचारधारा की बात करें तो मैं दोस्तों आज जब एसपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो उसके साथ एक चेहरे ने भाजपा ज्वाइन की है दोस्तों, वो अनूपगढ़ के पवन दुग्गल, जिन्होंने कभी कहा था अपने भाषणों में दहाड़ दहाड़ कर चीख कर कि मैं लाल झंडे में जन्मा हूं और लाल झंडे में ही मर जाऊंगा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब वो अनूपगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। बलवान पूनिया भी ऐसे ही बोलते हैं कि मैं कभी कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा, मैं इसी लाल झंडे के नीचे लाल सलाम बोलते हुए ही चुनाव लड़ूंगा और अपना राजनीतिक कैरियर जारी रखूंगा। दोस्तों 5 साल होने को है, एक प्रकार से कांग्रेस के सानिध्य में कहे या गोदी में कहे, उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक सत्ता का कैरियर बिताया है, तो इसका असर नहीं आया होगा। जरूर आया है दोस्तों। राजस्थान की घटनाओं पर नहीं बोलते हैं, और ऐसी घटना जो राजस्थान की सत्ता के खिलाफ जाती है, जैसे राजेंद्र हुड्डा ने कल विधानसभा के अंतिम दिन 8वें सत्र के अंतिम दिन 15वीं विधानसभा के खड़े होकर बोला था कि हमें दूसरे राज्य की तरफ झांकने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजस्थान में किस प्रकार की घटना हो रही है, और बैठ भी गए थे। उसके बाद में क्या हुआ, उनकी कांग्रेस से छुट्टी, उनको हटा दिया गया, मंत्री पद से भी हटा दिया गया। तो दोस्तों ये है, सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती, उन सरकार के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलते हमारे विधायक। चलो छोड़िए, उस बात पर हम नहीं जाते हैं, क्योंकि अपनी एक विचारधारा है। हो सकता है बलवान पूनिया अपनी विचारधारा को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हों, और उन्हें अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का पूरा हक है। तो इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम अन्य खबरों की। तो आज हम उसी खबर पर आते हैं दोस्तों, जिस खबर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, और पूरी बादरा विधानसभा में नहीं, आज तो पूरे राजस्थान में चर्चा है। क्योंकि आज अनेक लोगों ने जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ आदि अनेकों बीजेपी के धुरंधर नेताओं के सानिध्य में भाजपा ज्वाइन की है, और कई क्षेत्रों के समीकरण भी बदले हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं बादरा विधानसभा की। तो बादरा विधानसभा में दोस्तों किस प्रकार से तब्दीली आई है डॉक्टर एसपी सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद में। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, 2 साल का राजनीतिक उनका कैरियर होने को है, क्योंकि जब 2 साल पहले, ये 2023 है, और 2021 के 1 जनवरी को उनका राजनीतिक पदार्पण हुआ था, 1 जनवरी 2021 को। और राजस्थान जन चेतना भवन में डॉक्टर सुरेश चौधरी पूर्व विधायक के साथ उन्होंने घोषणा की थी, और सभी ने घोषणा की थी कि बढ़िया परिवार से एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तो इसके लिए स्पष्ट नहीं कहा था कि डॉक्टर सुरेश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, ये डॉक्टर एसपी सिंह जो कि पूर्व जिला कलेक्टर हैं, रिटायर होकर आए हैं। तो कुल मिला के तब कैरियर की शुरुआत की थी, और लगातार जब जैसे जैसे उनका कैरियर आगे बढ़ता गया, कयास लगाते गए लोग, उनके समर्थक, और चर्चाएं एक प्रकार से जन्म लेती गई कि वो कांग्रेस की टिकट लेंगे या भाजपा की लेंगे। उसके बाद में उनका निरंतर पिछले 8-10 महीनों से भाजपा ज्वाइन करने की चर्चा सिरे से चल रही है दोस्तों, शीर्ष पर चल रही है। और कल
आज एक प्रकार से वो भाजपा ज्वाइन करके खलबली मचा चुके हैं और बीजेपी में आ चुके हैं। अब कैसे रहेंगे, समीकरण क्या है इस ज्वाइनिंग के मायने, दोस्तों विस्तार से हम बात करने वाले हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब विस्तार से हम बात करेंगे एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर, कैसे किसको टिकट मिलेगी, कौन किस पर भारी है, कौन किससे हल्का है, कौन कमज़ोर है और कौन आगे बचे हुए समय में दौड़ कर आगे निकलने की कवायद रख सकता है। दोस्तों शुरुआत करते हैं संजीव बेनीवाल से, जो कि 1998 में कांग्रेस की टिकट लेकर विधायक बने थे और 2013 में भाजपा की टिकट से जीतकर विधायक बने थे। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों से ही विधायक बन चुके हैं संजीव बेनीवाल और ज़बरदस्त राजनीतिक घराना है। उनके ताऊ भी विधायक रह चुके हैं, उनके पिता दयाराम बेनीवाल भी विधायक रह चुके हैं। 4 विधायक देने वाला गांधीबीड़ी का बेनीवाल परिवार का मजबूत स्तंभ माने जाते हैं संजीव बेनीवाल। उच्च शिक्षा हासिल करके राजनीति में वो आए थे और बड़ी गहरी और एक प्रकार से सुलझी हुई राजनीति इनकी मानी जा सकती है। राजनीतिक घराना है पूर्ण रूप से और एक प्रकार से 10 वर्षों से ये भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। तो भाजपा में सबसे मजबूत कैंडिडेट उम्मीदवार टिकट की दौड़ में माने जाते हैं और सबसे भाजपा में अनुभवी उम्मीदवार भी टिकट दौड़ में माने जाते हैं। और वैसे अनुभव की बात करें भाजपा नेताओं के बादरा से, तो अशोक सैनी है, लेकिन वो प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा से टिकट की दावेदारी नहीं जता रहे हैं। हालांकि उनका राजनीतिक कैरियर 20 वर्षों से भी अधिक का है भारतीय जनता पार्टी में। तो इस लिहाज से संजीव बेनीवाल सबसे अनुभवी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो हर गांव में उनकी स्वीकार्यता है, मुद्दों पर उनकी पकड़ है। आप ये बात गौर से सुनिएगा दोस्तों, मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो एक एक चीज़ आप इन नेताओं का एक प्रकार से पूरा राजनीतिक विश्लेषण ही मानिए आप इसको। तो मुद्दों पर बेहतरीन पकड़ है, एक बेहतरीन नेता है, गहरी समझ रखने वाले नेता है और हर चुनाव में टॉप पर ट्रेंड करने वाला उनका नाम है। हर चुनाव में जब से ये आए हैं, 1998 में जब से ये विधायक बने, उनके बाद में कोई ऐसा चुनाव नहीं रहा कि इनका नाम सिर्फ 2 नेताओं में ट्रेंड नहीं कर रहा हो। तो एक प्रकार से मान सकते हैं कि इनके कैरियर में राजनीतिक ग्राफ में निरंतरता है, सक्रियता है और एक गहरी राजनीतिक समझ वाले नेता हम इनको मान सकते हैं। तो कुल मिला के कार्यकर्ताओं की टीम की बात करें तो औसत टीम हम मान सकते हैं, कोई टॉप टीम इनके पास नहीं है कार्यकर्ताओं की, यहाँ इनकी कमज़ोरी है ये। तो औसत टीम कार्यकर्ताओं वाले ये माने जाते हैं। और कुल मिला के बात करें संगठन से तालमेल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा क्यों। संगठन से तालमेल भी इनका औसत है, इनका टॉप नहीं है, औसत है। अगर लोकल भाजपा नेताओं से उनका संपर्क माने, भाजपा के जो कट्टर भाजपाई हैं, छोटे या बड़े नेता, उनसे संपर्क की बात माने, आला नेताओं की भी हम आगे बात करेंगे। जगदीप धनखड़ इनके बहुत मजबूत स्तंभ है ऊपर टॉप नेताओं में अगर माने तो। लेकिन लोकल नेताओं में मांगीलाल गोयल है, प्रतिपक्ष के नगरपालिका के नेता है, दयानंद खोखेवाला है, अनूप सिंह शेखावत को भी आप मान सकते हैं दया, और इसके अलावा नंदलाल सैनी, हरिप्रकाश शर्मा आदि ये युवा और जो कार्यकर्ता ही मान सकते हैं, हम इनको नेता ना भी माने तो ये कस्बाई क्षेत्र के हैं, कुछ गाँव के भी अगर माने तो शंकर बाकर से ऐसे कई नेता हैं, जो हवा सिंह साहू है और भीम सिंह फडोलिया है, वो उनके कार्यकर्ता ही ज़्यादा रहे हैं। लेकिन हवा सिंह साहू एक भाजपा के 2013 में एक टिकट दावेदार भी थे। तो ये जो है संजीव बेनीवाल के एक संपर्क में उनकी मजबूत एक टीम का हिस्सा भी मान सकते हैं आप। इसमें अगर आप अनूप सिंह शेखावत को छोड़ दें, क्योंकि ये प्योर भाजपा ही है, अगर टिकट भाजपा को मिलती है वहाँ ये जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो लोकल नेता यही है और अपने प्रदर्शन में निरंतरता है इनकी, ये इनकी ताकत है और ज़बरदस्त सक्रियता है, ये इनकी ताकत है। अब बात करेंगे जयदीप डुड्डी की। दोस्तों बहुत बड़ा राजनीतिक घराना है स्वर्गीय श्री लालचंद डुड्डी का, जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार लगातार विधायक का रिकॉर्ड भी उनके नाम है और एक बार जयदीप डुड्डी स्वयं भी 2008 में विधायक रह चुके हैं। तो ये भी ज़बरदस्त राजनीतिक घराना है। स्वयं जयदीप डुड्डी प्रधान रह चुके हैं
तो बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, बड़े लीडर हैं, मंजे हुए हैं, शानदार व्यक्तित्व है, ये इनकी सबसे मजबूत एक प्रकार से ताकत हम मान सकते हैं। जैसे संजीव बेनीवाल की मान सकते हैं कि हर चुनाव में उनका नाम टॉप पर ट्रेंड करता है, और सक्रियता, निरंतर सक्रियता, ये संजीव बेनीवाल के मजबूत हथियार है। उनके तर्कस में वो एक प्रकार से रामबाण तीर है। तो बात कर रहे हैं जयदीप डूडी की, शानदार व्यक्तित्व इनका सबसे प्रमुख मजबूत हथियार है। हर गांव में इनकी पहचान है, राजनीतिक घराना शानदार है, उसका फायदा भी इनको मिलता है। कार्यकर्ताओं की टीम में ये कमज़ोर, यहाँ हमें संकोच नहीं है कहने में कि ये कार्यकर्ताओं की टीम के मामले में कमज़ोर है। टीम बनाने में कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और यही इनकी कमज़ोरी सबसे ज़्यादा खलती है लोगों को। और संगठन से तालमेल की बात करें, स्थानीय संगठन हो या जिले का संगठन हो, क्योंकि अभी भाजपा में पदार्पण किया है इन्होंने, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये भाजपा का लंबे समय तक राजनीतिक घराना रहा है। 2 बार लालचंद डूडी ने भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा, एक बार बिमला डूडी ने, जयदीप डूडी की माता श्री ने भी भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा है। तो 3 बार भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ने वाला लंबे समय तक भाजपा का एक प्रकार से घराना हम उनको मान सकते हैं। लेकिन संगठन से तालमेल इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में बाद में वो कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस के पीसीसी सदस्य भी बने और विधायक बने, तो संसदीय सचिव भी बने। तो संगठन से इनका तालमेल कुछ औसत हम मान सकते हैं, थोड़ा बहुत, क्योंकि अशोक सैनी इनकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं, उनके साथ ज़्यादा तालमेल है। संजीव बेनीवाल के साथ अशोक सैनी के तालमेल नहीं है। अगर लोकल नेताओं की भी बात करें तो अशोक सैनी, रवि बंसल बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। रवि बंसल कोई 100-200 वोटों का प्रभाव वो रखते होंगे, लेकिन अशोक सैनी 1,500-2 हज़ार वोटों का प्रभाव रखने वाले नेता है दोस्तों। वो इनको फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज एसपी सिंह की जब ज्वाइनिंग हुई है तो वहाँ भी अशोक सैनी थे और उनमें भी पूरा इंटरेस्ट वो दिखा रहे हैं, तो वो किधर जाएंगे? तीनों में से किसका चुनाव करेंगे? संजीव बेनीवाल से भी बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं है, अच्छा संपर्क है, बातचीत भी होती है। लेकिन अगर दिल की बात करें, जुड़ाव की बात करें, तो वो एक अलग चीज़ है दोस्तों। मैं जो कह रहा हूँ आप उनको ध्यान से सुनिएगा। तो उनकी टीम कहाँ लग सकती है, ये एक बड़ी बात है। उनकी टीम अशोक सैनी की फिलहाल एक बिखराव लिए हुए है, तो कुछ टीम का हिस्सा संजीव बेनीवाल की तरफ है, तो कुछ यहाँ जयदीप डूडी के साथ भी लग सकता है और एसपी सिंह के साथ भी जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं जयदीप डूडी की मजबूती की, खासियत की। तो जयदीप डूडी की सक्रियता का अभाव है दोस्तों, लगातार निरंतर सक्रियता नहीं रख रहे हैं, और प्रदर्शन में भी इनके निरंतरता नहीं है, उतार चढ़ाव आया है। लगातार चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, जैसे कि संजीव बेनीवाल लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार सक्रिय, लगातार टॉप पर रहते हैं चर्चाओं में। तो ये चीज़ खासियत है। आप तय करिएगा कौन फिर टिकट ले सकता है। हम आगे कुछ और पॉइंट भी बताएंगे आपको, 11 पॉइंट, वो 11 पॉइंट तय करेंगे कि इसको टिकट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एसपी सिंह की। डॉक्टर एसपी सिंह पूर्व जिला कलेक्टर 12 में ड्यूटी पूरी करके आए हैं। आप आला नेताओं से भी अच्छे संपर्क आपके हैं। जयदीप डूडी, बात करें वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री, इनसे भी आपके संपर्क रहे हैं। तो कुल मिला के हम आगे कभी समीक्षा में इन उच्च संपर्कों की बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे प्रशासनिक जानकार। बेहतरीन हथियार है इनका, ज़बरदस्त हथियार है दोस्तों इनका, बेहतरीन जानकार है ये प्रशासनिक के। हर जो प्रशासनिक कार्य होता है उनमें ज़बरदस्त पकड़ है इनकी। बेशक मुद्दों पर पकड़ औसत है बादरा के, क्योंकि राजनीति में नए आए हैं, नया चेहरा इनका बड़ा हथियार है, और प्रशासनिक जानकार ये है, तो ये इनका मजबूत हथियार है। इनके तर्कस में कार्यकर्ताओं की टीम इनके पास कोई नहीं है, औसत मान सकते हैं, औसत जयदीप डूडी से कहीं अधिक मान सकते हैं। तो संगठन से तालमेल की बात करें तो नए हैं, अभी बिल्कुल नहीं है, बनाना है इनको, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी चुनौतियों का काम है एसपी सिंह के लिए। सक्रियता अच्छी है इनकी, औसत सक्रियता है। और अगर बात करें तो बड़ी चुनौती है इनके लिए, शक्ति प्रदर्शन इनको करना होगा बहुत जल्द।
संजीव बेनीवाल अगले महीने बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये शक्ति प्रदर्शन की बात जयदीप डूडी पर भी लागू होती है, और शक्ति प्रदर्शन से ही तय होगा, उस भीड़ से तय होगा, उन जो सभा में आने वाले सरों से तय होगा कितने सर किसकी भीड़ में आए हैं। तो दोस्तों ये वो तीनों नेता हैं, आगे पॉइंट बताएंगे। हेमंत पचार का भी जिक्र कर लेते हैं। हेमंत पचार वाइस चेयरमैन है राउतसर नगर पालिका के, युवा नेता है दोस्तों, और ज़बरदस्त प्रयास कर रहे हैं। शानदार सक्रियता इनकी, युवा नेता है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, चारों उच्च शिक्षित है, चारों जाट नेता उच्च शिक्षित है। तो सक्रियता है निरंतर, ये मानकर चलते हैं। और इनके पिता की बात करें हेमंत पचार के, तो स्वर्गीय श्री सुरेंद्र पचार, जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं निजी शिक्षण संस्थान हनुमानगढ़ के दोस्तों। तो एक शानदार व्यक्तित्व, शानदार परिवार है इनका। दादा की बात करें इनके हेमंत पचार के दादा श्री की, तो धर्मवीर सिंह पचार दोस्तों पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक के, और पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं राज्य सहकारी भूमि विकास जयपुर के, और पूर्व मैनेजर यदि गंगानगर सहकारी बैंक रावतसर के। तो परिवार काफ़ी मायने रखता है। और इनके चाचा जी की बात करें श्री हरिकृष्ण पचार, समाज सेवी हैं और व्यवसाय करते हैं रावतसर में। तो शानदार व्यक्तित्व है, परिवार है। कितनी मेहनत करेंगे, कितनी स्वीकार्यता लोगों के बीच में होगी, ये देखने वाली बात है। अब जल्दी से अब आपको वो 11 पॉइंट बताते हैं दोस्तों, जो टिकट मिलने के लिए ज़रूरी है। नया चेहरा तो बहुत मायने रखता ही है, लेकिन हम बात करें तो 3 या 4 जितने सभी नेताएं हैं, उनके लिए जनता में स्वीकार्यता बहुत अहम चीज़ है दोस्तों। टिकट कोई पार्टी देगी तो ये चीज़ ज़रूर देखेगी। और दूसरी पार्टी की बात करें तो पार्टी का सर्वे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिताऊ कौन है, जिताऊ को टिकट मिलती है। यहाँ किसी बड़े चेहरे की, मुख्यमंत्रियों तक की टिकट कटती है। कर्नाटक में आपने देखा होगा, पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा छोड़ने को मजबूर हो गए थे क्योंकि भाजपा ने साइडलाइन कर दिया था। यहाँ वसुंधरा राजे को भी किया जा रहा था लेकिन कर नहीं पाई। यहाँ वसुंधरा राजे फिर से पिक्चर में आ चुकी है और सर्वा बनकर भी आ रही है, क्योंकि कर्नाटक का हाल हो सकता है। और यही कमोबस हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था। तो बात करें यहाँ जिताऊ चेहरे की, तो जिताऊ चेहरे को टिकट देनी पड़ती है पार्टियों को। और दूसरी पार्टियों का सर्वे भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो भी पार्टियां देखती है कि दूसरी पार्टी के सर्वे में कौन टॉप आया है, कांग्रेस टिकट किसको दी जा रही है, कौन मजबूत है और कौन चेहरा आएगा और उसको टक्कर कौन दे सकता है भाजपा में। ये भी विचार होता है, विचारणीय पहलू है। सट्टा बाजार की जो एक रिपोर्ट होती है दोस्तों, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल देश में उसकी स्वीकार्यता ज़्यादा है, तो वो भी पार्टियां देखने लगी आजकल। सट्टा मार्केट में कौन लोकल उम्मीदवार ट्रेंड कर रहा है, किसका भाव क्या चल रहा है, ये ओपन करने वाली चीज़ें नहीं है पार्टियों के लिए, लेकिन पार्टियां देखती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उम्मीदवार की क्या छवि है, कितना दमखम है, ये देखा जाता है। पार्टी में नेता का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है। जैसे संजीव बेनीवाल को 10 साल हो गए, एसपी सिंह बढ़िया तो आज आए हैं, जयदीप डूडी तो 2 महीने पहले आए हैं। तो इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हाँ ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। लेकिन यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड की आप छोड़ भी दे तो स्थानीय संगठन, जिला संगठन में क्या उनकी छवि है, किस प्रकार का तालमेल है, और ये संगठन जो नाम भेजेंगे टिकट के लिए वो किसका भेजेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। गौर कीजिएगा इन बातों पर, आप अंदाज़ा लगाइएगा, आंकलन लगाइएगा, आपके लिए सहज हो जाएगा कि टिकट किसको मिल रही है 3-4 में से। तो स्थानीय संगठन जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। नेता की व्यक्तिगत छवि क्या है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं, पार्टियां देखती है ये चीज़ें। ठीक है, हमारे सारे उच्च शिक्षित और शानदार नेता है, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। छोटे मोटे मामलों में ये कोई रास्ता ब्लॉक करना और चक्के जाम करना, ये कोई दोस्तों बहुत बड़े अपराध में नहीं आता है, नेताओं का काम है। लेकिन इसके अलावा बात करें कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी टीम है, किस नेता के पास, पार्टियां देखती है ये चीज़। केंद्र में राज्य के शीर्ष नेताओं से संपर्क आपके कैसे हैं, वो टिकट दिलाने में कई बार बड़ी शानदार भूमिका निभा देते हैं। तो ये भी कई बार हो जाता है। और कई पार्टियों में तो दोस्तों धनबल चलता है, हम खुलकर इसकी बात नहीं करेंगे लेकिन चलता है। तो ये भी धनबल की ताकत क्या है ये भी देखा जाता है। वो आखिर टिकट देंगे तो चुनाव बना देगा या नहीं बना देगा,
एग्जाम्पल देखिए आप, 2008 में भीम सिंह बेनीवाल को टिकट दी गई थी, 5000 वोट पूरे नहीं आए थे। इनेलो के साथ भाजपा का गठजोड़ हुआ था। तो ये भी देखा जाता है, धनबल भी देखा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है पार्टियों की नज़र में। पार्टी पैमाना भी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। पार्टियों का पैमाना होता है, बदलता रहता है, लेकिन उसमें कई चीज़ें जो है फ्लेक्सिबल होती है, एक प्रकार से वो जो है रियलाइज़ कर लेते हैं, उनको छोड़ भी देते हैं, उनको साइड लाइन भी कर देते हैं। लेकिन पैमाना होता है, लोग दिखाओ, लेकिन पैमाने पर ज़्यादातर अमल नहीं होता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, किसके कितने वोट आए हैं गत चुनाव में, क्या प्रदर्शन रहा है उनका चुनाव के दौरान, किस किस वर्ग में किस प्रकार की स्वीकार्यता है, इस प्रकार की चीज़ें भी देखी जाती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये देखी जाती है कि इन नेताओं में जिसके लिए हम टिकट का विचार कर रहे हैं, बागी कौन खड़ा हो सकता है। सबसे बड़ी मुश्किल कर देगा, क्योंकि बागी अगर खड़ा हो गया दोस्तों, बहुत सा आपने देखा है कितने बागी जीतते हैं, टिकट कट गई जी, सिंपैथी हो गई, और जनता की जो मानसिकता जो एक प्रकार से होती है, वो नेता बड़ी कमज़ोर समझते हैं, ये उनकी भूल भी होती है, लेकिन बहुत हद तक ये होता भी है, चलती है ये चीज़ें। वो कामयाब हो जाते हैं अपने कौशल से जनता के दिलो दिमाग पर वो पहले वाली चीज़ मिटाकर नई चीज़ लिखने के लिए। ब्लैक बोर्ड, बच्चे अक्सर कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड होते हैं, उन पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जब एक उम्र हो जाती है तो वो ब्लैक बोर्ड नहीं रहते, लेकिन यहाँ जनता की बात आती है तो नेताओं के लिए जनता ब्लैक बोर्ड ही होती है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, सारे समीकरण बिगाड़ सकता है वो किसको टिकट, क्योंकि टिकट बैरंग भी भेज देते हैं। आपको याद होगा 2008 में जयदीप डूडी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, भाजपा की टिकट की दौड़ में भी थे, टिकट आ भी गई थी, अंत समय में कुछ ऐसा हुआ, टिकट उन्होंने ठुकरा दी, तो टिकट बैरिंग गई। 2013 की बात करें, 14 चेहरे थे भाजपा के, टिकट किसको दे, किसको थे, सुभाष मेरिया ने सबका हाथ खड़ा करके, आपको याद होगा मंच के ऊपर, एकजुट रहो, टिकट किसी को मिलेगी, एक मिलकर चुनाव लड़े, मैं पूरा प्रयास करूंगा, और इस प्रकार की बातें कही गई थी। लेकिन सुभाष मेरिया की आपकी टिकट काट दी थी भाजपा ने, याद करें आप। तो टिकट किसी की भी कट सकती है। बात करें 1993 की, ज्ञान सिंह की टिकट कांग्रेस ने काट दी थी, लेकिन चुनाव लड़े निर्दलीय, टिकट को बैरंग भिजवा दिया। 2003 की बात करें, सुरेश चौधरी की भी टिकट कट गई थी, क्योंकि 93 में टिकट मिली थी, 98 में फिर मिल गई थी। संजीव बेनीवाल को विधायक भी बने थे, उसके बाद में फिर 93 में सुरेश चौधरी को नहीं मिली, आज थी उनको नहीं मिली, वो निर्दलीय चुनाव जीत के टिकट बैरंग भेज दी। तो टिकटें बैरंग भेज देती है। तो ये भी दोस्तों नेताओं का दमखम देखा जाता है, जिसकी एक प्रकार से कहावत है दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है। तो एक प्रकार से तीनों ही नेता शानदार है, एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन किसका दबदबा है, कौन अनुभवी ज़्यादा है, किसकी छवि ज़बरदस्त है, किसकी गांव में स्वीकार्यता ज़्यादा है, कौन बहुत ज़्यादा पार्टी की नज़र में या सर्वे आदि में भारी है। यहाँ किसी की एक लाइन अगर आपको दिखाई दे रही है, बड़ी लाइन, तो उसको आप काट कर छोटा नहीं कर सकते। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आपको अपना वर्चस्व बनाना है तो बड़ी लाइन उसके पैरेलल आपको खींच देनी पड़ेगी, तब वो लाइन छोटी हो सकती है, वरना उस लाइन को आप छोटी नहीं कर सकते, ना आप उसको काट सकते हैं, ना आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन अपनी बड़ी लाइन खींच के आप उसको छोटा कर सकते हैं। अब अंत में बात करें दोस्तों, क्योंकि एसपी सिंह ने प्रवेश किया है आज भाजपा में, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं एसपी सिंह के लिए, बहुत संघर्ष करना है आने वाले 2-3 महीनों में। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ गए हैं, 3-4-5 महीनों का समय है, तो प्रयास कर सकते हैं पूरा, उनके लिए पूरा विकल्प खुला है। चुनौतियां बहुत बड़ी है, उनको बड़ी सभा करनी होगी, और ये बात जयदीप डूडी पर भी है। और संजीव बेनीवाल अगले महीने के लास्ट में बड़ी सभा शक्ति प्रदर्शन के रूप में करने जा रहे हैं, तो उन शक्ति प्रदर्शनों वाली सभाओं से भी पता लगेगा कि किस में कितना दम है। लेकिन मैंने जो पैमाना आपको बताया 11 पॉइंट का लगभग, उस पैमाने में कौन फिट बैठता है, आप थोड़ा सा मनन कीजिएगा, गौर कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा टिकट किसको मिल रही। तो आज 22 जुलाई को क्या विशेष दिवस है दोस्तों। 1947 को आज के दिन राष्ट्रीय ध्वज को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था।
इसके अलावा मुकेश का बेहतरीन गायक है भारतीय फिल्मी उद्योग के। दोस्तों 1923 को उनका जन्मदिन था, आज उनके प्रशंसक के जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। 1970 को देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं 18वें, उनका भी जन्मदिन है धूमधाम से। भाजपा के कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 1949 को रीता बहुगुणा जोशी जो कि सांसद भी रही है और एक बेहतरीन लेडी भी रही है, चर्चित चेहरा भी रही है, उनका भी जन्मदिन आज के दिन है। और मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी बेहतरीन चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता, पद्म विभूषण प्राप्त करता, और ये एक उनका निधन दोस्तों आज ही के दिन 1968 को हुआ था। तो उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से भारत में मनाई जा रही है। और विश्व मस्तिष्क दिवस से आज के दिन जो है वो मनाया जाता है। और चंद्रयान 2 आज के दिन 2019 को वो भारत ने लॉन्च किया था। और अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो कि अपनी कई स्टेप को पार कर चुका है और सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने को आतुर है, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने को आतुर है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। और दोस्तों बात करें मंडियों के भाव की, तो नौर में सरसों आज 5400 रुपये के भाव रहे हैं और ग्वार के भाव 5690 रहे हैं। अधिकांश मंडियों में भाव बहुत कम हुआ। और मौसम का मिजाज बता देते हैं, 36 से 37 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा है। 18 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से आज हवा चली, लगभग 100% बादल छाए रहे, बीच बीच में ज़रूर तेज़ धूप भी निकली, उमस का वातावरण भी था, बरसात कोई नहीं आई, हल्की बूंदाबांदी के अलावा आसपास बादरा में नहीं आई। 23 जुलाई को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 31 से 35 डिग्री और 35 से 36 कल मैक्सिमम दोपहर को रहेगा। 33 से 35 देर शाम को 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी दोस्तों। बादल लगभग 90 से 100% छाए रहेंगे। हल्की फुल्की बरसात 2.1 mm 1.1 mm लगभग आ सकती है और रात्रि को भी कमोबश से हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।